हमारे पास टॉपिक जो है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एचआर प्लानिंग। ठीक है, इस चीज़ को समझना अब हमने काफ़ी हद तक चीज़ें कर ली हैं, तो अब ये बहुत सिंपल लगेंगे आपको। देखो, जो हमने पढ़ा है ना, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, उसके बाद गैप उनका पता करना, है ना, दिस वाज ऑल अबाउट नंबर्स। कितने लोग हैं, कितने लोग चाहिए होंगे, कितने लोग आपको लग रहा है रिप्लेस होने वाले हैं, उनकी जगह कितने लोगों को आनी, दैट कितने मीन्स क्वांटिटी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एचआर प्लानिंग। ठीक है, अब क्वालिटेटिव जब हो आएंगे समझेंगे तब समझ आएगा कि ये हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आपके पास टोटल में 6 एरियाज होंगे जिन पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट इज़ द डिमांड फोरकास्टिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इसका। ठीक है, बेसिकली डिमांड सप्लाई दोनों के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। तो सरप्लस डेफिसिट के अकॉर्डिंग आप अपना एचआर प्लान बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप देखते हो कि आपको रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है तो उन्हीं से काम निकलवाना है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने हैं या रीडिप्लॉय कहीं और ट्रांसफर प्रमोशन करना है, कैसे करना है, जो भी। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोरकास्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। देन सप्लाई फोरकास्टिंग भी मैंने आपको बता दिया था। देन डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सप्लाई डिमांड दोनों को पता करके आती है। प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एनालिसिस की, अगर अभी वाले ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं तो उन्हीं से काम निकल जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट भी क्योंकि देखनी पड़ेगी ना, कितना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंट बन रहे हो। सो लोगों को लाने में ज़्यादा पैसा लगेगा या अभी वालों को काम सिखाने में ज़्यादा पैसा लगेगा, कितना क्या है पैसे का देखना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अगेन। देन आप एक्शन प्लानिंग करते हो बिकॉज आपने डेफिसिट या सरप्लस को पता कर लिया है। नाउ यू कैन एक्चुअली मेक अ प्लान आउट ऑफ इट कि आपको किस हिसाब से सरप्लस में क्या करना है और डेफिसिट में क्या करना है। देन बजटिंग एंड कंट्रोल एक लास्ट होता है। बजटिंग एंड कंट्रोल मनी मनी से रिलेटेड ही है, सो दैट इज वाई इट इज इंक्लूडेड इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। बिकॉज अगर डिमांड फोरकास्ट है तो आपको पता लगेगा कि मेरे को और आगे लाने हैं लोग, तो उसमें काफ़ी पैसा लगेगा। अगर अभी वालों से काम निकलवाने हैं तो ट्रेनिंग वगैरह है करानी है तो उसमें पैसा लगेगा। तो वो पैसे का आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप बजटिंग करना चाह रहे हो, व्हाट इज़ मोर फीजिबल फॉर यू, यू विल मेक श्योर दैट यू डू दैट। राइट, सो दीज थिंग्स 6 एरियाज आपको याद रखने हैं बेसिकली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एचआर प्लानिंग के अंदर। एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में अभी कराऊंगा वो है डिमांड और सप्लाई फोरकास्टिंग। अगर प्रॉपर ही डिमांड सप्लाई फोरकास्टिंग पे क्वेश्चंस पूछ लिया तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये एक्स्ट्रा, आउट ऑफ वो जाके बताऊंगा मैं, बट इसको सुन लो एक बार, ठीक है, जस्ट फॉर योर, मेरी उसके लिए कि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ये ना लगे कि मैंने बताया नहीं था। देखो, जब आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया, यू आर टेकिंग इन अकाउंट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, क्वांटिटी देख रहे हो कितने लोगों की डिमांड मुझे चाहिए होगी। इसमें आपको टेक्निक्स याद नहीं कराई थी अभी तक, जो अब मैं कराने जा रहा हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग के 3 टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक है मैनेजरियल जजमेंट, एक है वर्क स्टडी टेक्निक, एक है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि देखो, अगर आपको फोरकास्टिंग करनी है तो या तो नॉर्मल फोरकास्टिंग भी बताऊँ, या तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी बेसिक भी चीज़ की अगर आपने भविष्यवाणी करनी है तो 3 ही तरीके होते हैं। या तो आप बिल्कुल अपने इंट्यूशन जजमेंट के थ्रू कर लो कि हाँ इतने ही लोग चाहिए होंगे, दैट इज़ मैनेजरियल जजमेंट, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। या तो आप वर्क स्टडी टेक्निक कर दो, जो मैंने आपको बोला था, वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस, दोनों का डिफरेंस करके आ जाएगा कि ऑलरेडी कितने हैं, रिक्वायर्ड कितने, दैट इज़ वन थिंग। या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ट्रेंड्स वगैरह देख के फॉर्मूलेज लगा के फिर आप कर सकते हो। तो ये 3 तरीके, बस यही 3 टेक्निक्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैनेजरियल जजमेंट देखते हैं। देखो, बहुत ये ऑब्वियसली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी ना, जिसमें इतना पैसा नहीं लग सकता कि वो इतना पूरा बैठ के एचआर प्लानिंग पे पैसा लगाएं, दे विल डू जस्ट बेसिक जजमेंट कि हाँ मुझे लगता है इतने लोगों की ज़रूरत अभी होगी आगे, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसमें आप सलाह मशवरा ले सकते हो, ऊपर आपके जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे या आपको जो बेसिकली अथॉरिटी वाले लोग होंगे उनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हो। उसको आप बॉटम अप एनालिसिस बोल लोगे। आप जो आपसे नीचे वर्कर काम कर रहा है आप उससे भी थोड़ा बहुत सलाह मशवरा ले सकते हो, तो उसे टॉप डाउन अप्रोच बोल लेंगे। सो दीज आर 2 बेसिकली अप्रोचेज। आप मतलब बहुत बेसिक सी बात है, जस्ट नाम दे दिया उनको, है ना। सो मैनेजरियल जजमेंट इज जस्ट दिस कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिंपल मैनेजर्स आएँ जो कुर्सी पे बैठ के सोचें और बताएं कि कितने लोग चाहिए होंगे, आपकी खुद की जजमेंट है, राइट, नथिंग एल्स। सो दिस इज मैनेजरियल जजमेंट। देन वर्क स्टडी टेक्निक, ये मैंने आपको पहले बताया, वर्क लोड एंड वर्क फोर्स एनालिसिस इनके थ्रू होता है। तो वर्क लोड एनालिसिस में आपको पता करना होता है कितना लोड है काम का, राइट। सो बेसिकली यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट कितने लोग रिक्वायर्ड हैं। अब ये कैसे पता चलता है, इसको थोड़ा समझो। ये पता चलता है सेल्स फोरकास्ट के थ्रू। आपको कितनी लगता है कितनी सेल्स होंगी, एक बंदा कितनी सेल्स के लिए चाहिए होता है, उसकी काम करने के लिए कितने बंदे फिर चाहिए होंगे, वो उस हिसाब से डिवाइड करके आ जाएगा। समझ लो, नहीं समझ रहे, एग्जाम्पल से बता दो, यहाँ दे रखा होगा, ये रहा
ठीक है। मान लो आपका एनुअल प्रोडक्शन का बजट है कि आपको 5 लाख यूनिट्स बनाने हैं। स्टैंडर्ड मैनर्स रिक्वायर 1 यूनिट के लिए 2 घंटे हैं, तो आपको इतने यूनिट बनाने हैं, 2 घंटे 1 यूनिट के लिए लगता है, तो टोटल 10 लाख आपको घंटे लगेंगे काम करने के लिए। एक वर्कर एक कितना एक साल में कंट्रीब्यूट करता है, आपने एग्जांपल जितना भी उस एक दिन में करता है उस हिसाब से 1 साल का लगाया, मान लेते हैं 1 साल में वो 2000 घंटे काम करता है एक वर्कर। तो अगर आपको टोटल इतना काम करना है इतने घंटे और एक वर्कर इतने काम करता है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है इसको, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा जैसे 500 लोग। ठीक है, तो जस्ट बेसिक मैथ लगाइए फोरकास्ट के थ्रू कि हाँ इतना काम है, एक बंदा इतने काम इतने देर में करता है, तो इतने वर्कर चाहिए होंगे मुझे। दैट इज़ जस्ट बेसिकली लोड के हिसाब से आप रिक्वायर्ड वर्कर्स निकाल रहे हो। सो इट इज़ कॉल्ड वर्क लोड एनालिसिस और कुछ नहीं, राइट। अब आ जाओ आप वर्क फोर्स एनालिसिस पे। अब देखो वर्क फोर्स एनालिसिस मैंने बताया ना, एक्चुअल में जितने लोग काम कर रहे हैं वो उतने नहीं होंगे जितने अभी मान लो आपने हिसाब लगाया ना 500 का, बट सब लोग थोड़ी सब जगह आएंगे। आप क्या दो चीज़ें क्या होती हैं, एक है लेबर टर्नओवर, यहाँ पे लेबर टर्नओवर कितने लोग आते हैं काम पे, एक होता है एब्सेंटीज़म, कितने लोग तो एब्सेंट ही रह जाते हैं। ठीक है, सो कितने टोटल आपके काम हो रहे हैं वो इन सबको अकाउंट में लेके ही आपको पता चलता है कि एक्चुअल कितने लोग चाहिए होंगे उस हिसाब से, राइट। सो यू टेक इनटू अकाउंट दिस, देखो यहाँ पे एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर, ये दोनों फैक्टर्स रिड्यूस कर देंगे नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल, राइट। सो यू टेक द मार्जिन एक तरह से कि लगभग 20% जो लोग घंटे काम होंगे वो नहीं हो पाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स उस हिसाब से। सो यू टेक इनटू अकाउंट कि भैया आपने 500 का हिसाब लगाया था कि एक्चुअल 500 वर्कर्स होने चाहिए, बट आप एक मार्जिन लेके चलो कि ज़्यादा थोड़े बहुत होने चाहिए, तो 20% आपने लिया, तो एक तरह से आप बोलोगे कि ओके मुझे अब 600 लोग चाहिए काम के लिए। दिस वॉज वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, राइट। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल मैंने बोला जैसे ट्रेंड्स को पता करके आप करते हो रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, जस्ट पता कर लो कि रेशियोज और ट्रेंड्स के थ्रू, ट्रेंड्स क्या होता है, पिछले कुछ साल का ट्रेंड क्या है, ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट में चाहिए, किसी में कम चाहिए। एक्चुअल फॉर्मूलेज नहीं रटने आपको, जस्ट पता करना है कि ओके स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। Then we have econometric models, then we have regression analysis, there is one Burex-Smith model also। अभी बहुत डिटेल्ड हैं चीज़ें, एक्चुअल में समझाना चाहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको ज़रूरत है या नहीं, बट आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ थोड़ा सा अगर टाइम है तो देख लो, नहीं तो स्किप कर दो। मैं चाहूँगा कि आप देख लो, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर वापस आके रोना मत, ठीक है। तो रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस इज़ डन बेसिकली ऑन द पास्ट डेटा, ठीक है, जो आपके पास होगा। फ्यूचर प्रोडक्शन लेवल, सेल्स लेवल, एक्टिविटी लेवल, दिस इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन ट्रेंड्स जो चल रहा हो, ठीक है। देन वी हैव इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, आप बेसिकली इकोनॉमिक्स लगा रहे हो थोड़ी सी, जैसे आपने पढ़ा था ना लेबर कैपिटल वाले वेरिएबल्स, इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल्स हैं, बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ये सब काम होते हैं, ठीक है, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स वाले। सो यू बेसिकली टेक सर्टन वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स की मूवमेंट कैप्चर करते हो आप, वो मूवमेंट कैप्चर करके वैल्यूज़ चेंज होती है, क्योंकि ये इतना से इतना हुआ तो ऐसा चेंज हो जाएगा ग्राफ, ऐसे से इतना हो जाता है तो ऐसे चेंज हो जाएगा ग्राफ। एक वैल्यू चेंज करने से बहुत सारी जगह वैल्यूज चेंज होंगी। सो दैट मॉडल विल डिटरमाइन बेसिकली, अगेन यूजिंग दैट मॉडल यू कैन गॉज द अपनी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट और एचआर प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हो। अगेन सेइंग बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज़ होते हैं। देन रिग्रेशन एनालिसिस पे अगर हम आए, रिग्रेशन तब यूज़ होता है जब दो जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। देन यू विल यूज़ रिग्रेशन मॉडल्स। अगेन इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है यू विल नो व्हाट इज रिग्रेशन, नहीं पढ़ी है तो मैं अभी वैसे भी 5 मिनट में कितना ही समझा लूँगा। सो रिग्रेशन एनालिसिस जस्ट सी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझते हो ना, कि जैसे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट। सो फिक्स्ड और वेरिएबल जैसी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हैं वेरिएबल्स, वो अगर आपस में रिलेटेड हैं देन यू यूज़ रिग्रेशन एनालिसिस, जस्ट रिमेंबर दिस। देन देयर इज़ अ बुरेक-स्मिथ मॉडल। ये अब मॉडल का फॉर्मूला तो मेरे को नहीं लगता आप याद रखोगे, जस्ट नाम याद रख लो बाई चांस अगर आ जाए तो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिमांड फोरकास्टिंग और उसकी टेक्निक्स। 3 टेक्निक्स मैंने बताई थी, मैनेजीरियल वाली, वर्कलोड वर्कफोर्स वाली और एक स्टैटिस्टिक्स वाली, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वाली में इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन मॉडल्स एंड बुरेक-स्मिथ मॉडल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका सप्लाई फोरकास्टिंग के। सप्लाई फोरकास्टिंग में जैसे मैंने बोला यू कंसिडर द करंट रिसोर्सेज जितने हैं एंड फ्यूचर में कितनी अवेलेबिलिटी होगी कितनी नहीं, कितना बेसिकली हाउ मच यू कैन सप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसके मैंने आपको 2 बताए थे ना, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है।
एक्सटर्नल पिछली बार नहीं बताया था, एक्सटर्नल इज़ नथिंग बट जैसे कोई छोड़ के जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? सो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर मान लो कई एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इलनेस की वजह से या डेथ की वजह से या मे बी इनकैपेसिटी टू वर्क, एनीथिंग कैन हैपन। सो दोज आर बेसिकली फैक्टर्स जो आपके हाथ में नहीं है, राइट? एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो these are also taken into consideration during supply forecasting. इंटरनल तो मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग वाला देखना है, आपने पोटेंशियल देखना है थ्रू लेबर वेस्टेज। ये मैं अभी बताता हूँ क्या होता है लेबर वेस्टेज। पोटेंशियल चेंजेस टू एग्जिस्टिंग रिसोर्स थ्रू इंटरनल प्रमोशंस, प्रमोशन भी हो सकती है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एब्सेंटिज्म। तो मैंने आपको एक लेबर एब्सेंटिज्म बताया था और एक लेबर टर्नओवर रेशो बताया था। लेबर टर्नओवर एंड ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर लेबर वेस्टेज। अब ये क्या है इसको डिटेल में अभी ये देखो आगे। लेबर वेस्टेज एनालिसिस कैसे है ये? You make a labor turnover index. Formula is number of levers in a specified period, usually एक साल का लेते हैं, and average divide by average number of employees कितने हैं during that period into 100. So you have this index, एक value यहाँ पे आती है। ये वैल्यू आपको बताएगी कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके वेस्ट जा रहे हैं या काम बेसिकली इतने हैं बट हम नहीं निकलवा पा रहे। सो दैट वैल्यू विल डिटरमाइन, राइट? सो अगेन बहुत सिंपल सा ही है ये चीज़, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। यू जस्ट मेकिंग श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ऑर्गेनाइजेशन में और काम करें, है ना? वेस्ट कम से कम, यही आपका मोटिव है। सो और कुछ नहीं था सप्लाई फोरकास्टिंग में, इससे ज़्यादा नहीं करते। देर आर टेक्निक्स इफ़ यू वांट, मैं बता सकता हूँ, यहाँ मैंने लिख रखी है मेथड्स। एक तो मैंने आपको बताया ही था स्किल्स इन्वेंट्री, दूसरा होता है स्टाफिंग टेबल और एक होता है मार्क ऑफ एनालिसिस विच इज़ हिस्टोरिकल रेट्स। अब ये डिटेल में I don't know if you want to do. If you want to do, go study about it. If you don't, then let it be. आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एचआर प्लानिंग। देखो क्वांटिटी में हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कितने लोग चाहिए होंगे, कितने लोग निकालने होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कैसे लोग चाहिए होंगे, कैसे लोग निकालने होंगे, ठीक है? किस टाइप के लोग, कितनी स्किल्स होनी चाहिए उसमें, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे दो टर्म्स जो आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। आई डोंट नो शायद आगे होगा बीच में डिफरेंस, बट अभी के लिए इतना समझ लो। जॉब डिस्क्रिप्शन नाम से याद रखो चीज़ें ताकि भूलोगे नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब आप जो जॉब करने वाले हो उसकी डिस्क्रिप्शन, कि जॉब कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये सब। जॉब कहाँ करनी होगी, कैसे करनी होगी, कब करनी होगी, इन सब की जानकारी जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब आपको अगर एक जॉब को अच्छे से करना है, उसकी एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस के लिए कि वो काम माना जाए कि आपने काम किया है, कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए, कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी क्या है उस जॉब को करने के लिए, उसकी वो हम बोले कि उसने अपने जॉब कर ली। समझ लो? सो व्हाट आर दीज स्किल्स एंड क्वालिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ दैट जॉब, दैट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। बेसिकली एक बंदे को क्या होना चाहिए, क्या उस बंदे में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो काम को कर पाए उस जॉब को, दैट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। और जब वो बैठ जाएगा तो फिर उसने कब कहाँ कैसे वो काम को करना है वो जॉब डिस्क्रिप्शन बताती है, राइट? सो ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स इन एचआर प्लानिंग, ठीक है? एचआर प्लानिंग में हमने एडवांटेजेस बहुत सारी पढ़ी थी, अब थोड़ी सी चैलेंजेस पढ़ लेते हैं, राइट? बेसिकली दीज आर नथिंग बट व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल फेस व्हेन यू आर डूइंग एचआर प्लानिंग। पहला है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ रैशनैलिटी। मैंने बोला ना, पहला काम होता है आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर क्यों रहे हो। अगर वही नहीं पता तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या सोच के आप प्लानिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है? ये हो गया। इनसफिशिएंट सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हमारे जो मिडिल लेवल के मान लो मैनेजर्स हैं वो एचआर प्लानिंग कर रहे हैं। सो उनकी तरफ से सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग टू डू। अगर वही नहीं अच्छे से, जैसे मैंने बोला था आपको एक बार कि योर एचआर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी अलाइंड विद द ओवरऑल गोल। अब वो ओवरऑल गोल मान लो टॉप मैनेजमेंट बता ही नहीं रहा, तो फिर आप कैसे उसको अलाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो सपोर्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इनसफिशिएंट इनिशियल एफर्ट्स, शुरू में ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे या ज़्यादा आप काम नहीं कर पा रहे हो, या आप प्रॉपर जो फॉर्म्स वगैरह मैंने बोला था स्किल इन्वेंट्री फॉर्म बनाना है वो नहीं बनवा पा रहे हो, तो फिर आगे का इवैल्यूएशन वाला पार्ट सारा वेस्ट है अगर शुरू में आपने अच्छे एफर्ट नहीं लगाए।
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर फंक्शंस, जैसे एचआर है, उसके अलावा बाकी फंक्शंस भी हैं। आप जितने भी ये प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, अगर आप बाकी फंक्शंस नहीं सही से समेट रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका कि लोग आ जाएंगे बट बाकी काम ही अच्छे से नहीं हो रहे, तो फिर सिर्फ लोगों को ला के क्या ही कर लोगे आप, कोई फ़ायदा नहीं। लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ये तो मैंने वही बोला, टॉप मैनेजमेंट से मान लो सपोर्ट नहीं मिल रहा, या वैसे भी हो सकता है कि आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे बिकॉज दैट वाज वन चीज़ जो आपको करनी थी, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। देन रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, हो सकता है एम्प्लॉयज़ बोले कि अरे हमें क्यों निकाल रहे हो, या अरे और किसी को क्यों ला रहे हो, यहाँ तो काफ़ी हैं, या उनके साथ नहीं बन पाए अच्छे से, उनकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई, जो भी मतलब बेसिकली एम्प्लॉयज़ समटाइम्स दे माइट रेजिस्ट एनीथिंग न्यू हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये तो है ही, बहुत सारा इतना सब कुछ पढ़ा है हमने, इतने एनालिसिस से रिग्रेशन मॉडल्स तक पढ़ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लेगा। देन एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़, इसका मतलब क्यों है, देखो एनवायरमेंटल का यहाँ पे मतलब है जैसे ट्रेड साइकिल्स होती हैं, रिसेशन कभी आ रहा है मार्केट में, है ना, कभी बूम है, उस हिसाब से आपको कंडीशंस को देखना है। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं, मान लो अभी आपने एम्प्लॉयज़ लाए, 2 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अभी वाले एम्प्लॉयज़ को आता ही नहीं है वो, तो फिर आपका फेल हो गया पूरा काम, राइट। सो ये सब चीज़ें, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक HRIS का टर्म है, ये जब मैं आएगा तो ये बताऊंगा एक्चुअल में डिटेल, अभी नहीं आपको समझ में आएगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बाद में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म देख लो, ये लाइन, HR प्लानिंग इज अ मियर रिचुअल, सम पीपल से दैट HR प्लानिंग इज अ मियर रिचुअल इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि भाई बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रिचुअल है इसीलिए सब करते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं। तो अगर ये स्टेटमेंट दे के आपको बोल दे जस्टिफाई, या आपको बोल दे कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट, तो ये आपका पेपर में आ सकता है, राइट, 7-8 नंबर का। तो उसमें आपको क्या क्या लिखना होगा, उसके पहले पॉजिटिव, फिर थोड़े नेगेटिव, एंड फिर एक नीचे कमेंट्री कि नो, सिर्फ ये रिचुअल नहीं है, माना कि ये सब चीज़ें हैं बट स्टिल इट हैज़ टू बी डन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। दैट एक्सटेंट कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है गाइडलाइंस फॉर HR प्लानिंग टू बी इफेक्टिव। तो हमने देखा कि एडवांटेजेस तो हैं बट चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस हैं तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए और होंगी भी जिनसे हमारी HR प्लानिंग बेटर हो सकती है। वो गाइडलाइंस अगर पूछ ले, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। सी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का मतलब ये है कि एक सेपरेट, एक तो आपके पास HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो वहाँ पे अलग वही काम हो रहा है ना, बाकियों में मिक्स नहीं होगा, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीमलाइंड तरीके से काम चलेगा, फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, राइट। तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होना सब चीज़ को आसान कर देगा। देन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट होना, ये तो पहले भी हमने चैलेंज में पढ़ा, सो दैट इज़ वाई अच्छी HR प्लानिंग के लिए अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंटीग्रेशन विद कॉर्पोरेट प्लान, ये भी पिछले से रिलेटेड ही है ना, कि अगर ओवरऑल गोल से इंटीग्रेटेड होगा तो काम करना आसान है, बिकॉज आप कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नहीं कर रहे हो, राइट। एक ही जगह काम करना है, उस वो HR प्लानिंग भी के लिए उसी जगह काम करना है, सो इट मेक्स इट थिंग्स ईजियर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर्स, अब ये चीज़ थोड़ी नहीं है कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ HR वाले लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग भी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ हमें ऐसे लोग चाहिए, या बाकी लोग भी सजेशंस दे सकते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन इज ऑल्सो समहाउ इंटर रिलेटेड है, everything is connected, everything is in synchronization, everything is done in coordination, so that is why operating managers can also help, right। environmental forecasting can also help। environmental forecasting जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप ट्रेड साइकिल्स को कंसिडर करते हो, यहाँ पे रिसेशन बूम जैसे चल रहा है, या टेक्नोलॉजी किस हिसाब से चाहिए आजकल के एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए रिक्वायरमेंट, वो सब आप एनालिसिस कर सकते हो, पहले से करके रखोगे तो बेटर है, उस हिसाब से फिर लाने। HRIS, ये तो मैंने आपको बताया कि ये बाद में जब आएगा तो आप इन सब में पॉइंट्स इंक्लूड कर देना, HRIS का जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट।